डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में डीसी सर्किट की दिश धारा परपथ के बारे में बताने वाला हूं। और पिछले वीडियो में मैं इसी लेसन से बताया था डीसी सर्किट, ये आपका लेसन है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा व्हीटस्टोन सेट। अब व्हीटस्टोन सेट क्या है, मैं इसी के बारे में बताऊंगा। माध्यम या लग प्रतिरोधों को मापा जाता है। व्हीटस्टोन सेट का आयोजन आरेख द्वारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे। प्रतिरोध है, ये हमारा जो P और Q है, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, जिन्हें अनुपात भुजा कहते हैं। और इन्हीं P और Q को अनुपात भुजा हम कहते हैं। प्रैक्टिकल रूप में प्रत्येक अनुपात भुजा में 10, 100 और तथा 1000 के 3 प्रतिरोध होते हैं। यस एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है। हमारा यहाँ पे यस देख रहे हैं, ये एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है। और R अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पे जो R देख रहे हैं, ये अज्ञात प्रतिरोध है। G एक सुग्राही गैल्वेनोमापी है। G हमारा यहाँ पे जो है, ये एक सुग्राही गैल्वेनोमापी है। गैल्वेनोमापी को असंतुलन के समय अधिक विक्षेप से बचाने के लिए इसके पैरेलल में एक शंट प्रतिरोध आर्यन लगाया जाता है। इसके शंट में एक प्रतिरोध आर्यन लगाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं जो एक हमारा एक शंट प्रतिरोध आर्यन लगाया गया है, ये आर्यन। SR परिवर्तित स्विच है। हमारा जो SR आप देख रहे हैं, SR ये एक परिवर्तित स्विच है। यहाँ पे इसके परपथ में धारा की दिशा जो है बदली जा सकती है। इसकी जो धारा होती है, धारा की दिशा होता है, हम उसको बदल सकते हैं। SG गैल्वेनोमापी स्विच तथा SB बैटरी का स्विच, यानी कि हमारा जो SG है, SG यहाँ पे देख रहे हैं एक गैल्वेनोमापी स्विच है। और SB जो है ये बैटरी का स्विच है। तो यही रहा हमारा व्हीटस्टोन के कुछ डिफिनेशन। अब मैं बात करूंगा कि कार्य प्रणाली इसका क्या है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम ले रहे हैं। तो इस डायग्राम से हम बता दें कि आपको इसका कार्य प्रणाली क्या है। तो आप चित्र में देखिए ABC यानी कि A, B और C, और ADC यानी कि ABC, ADC, दो भिन्न मानों के प्रतिरोध समांतर क्रम में बैटरी के साथ भी समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में जुड़े प्रतिरोध का मान अलग अलग होने के कारण उनमें प्रतिरोध धारा भी अलग अलग मान की प्रवाहित होती है। यदि ABC और ADC दो भिन्न मापों के प्रतिरोध समांतर क्रम में बैटरी के साथ भी समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में जुड़े प्रतिरोधों का मान अलग अलग होने के कारण उनमें विद्युत धारा भी अलग अलग मान की प्रवाहित होती है। यदि शाखा ABC में कोई बिंदु B है, यदि शाखा ABC में कोई बिंदु हम B मान ले रहे हैं, तो उसी प्रकार ADC में भी बिंदु हमारा D होगा, जिसका विभव बिंदु B के समान होगा, जिसका विभव बिंदु B के समान होगा। बिंदु B और D के तुल्य विभव होने पर उनके बीच जुड़ी तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब B और D, ये हमारा जो B है और यहाँ पे जो D है, इनमें तुल्य विभव होने पर, इनके जो तुल्य विभव होने पर इनके बीच जुड़ी तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि B और D के मध्य गैल्वेनोमापी जोड़ा जाए तो कहने का मतलब ये है कि B और D के मध्य गैल्वेनोमापी जोड़ा जाए तो उसमें भी धारा शून्य होगी। वह शून्य विक्षेप दर्शाएगा। ब्रिज की यह अवस्था संतुलित अवस्था कहलाती है। तो इस डायग्राम से आप समझ गए। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि माना कि शाखा ABC में, माना हमारा जो शाखा है ABC में संतुलन पर I1, यानी कि जो हमारा संतुलन है वो I1, ठीक है, एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। और शाखा ADC में, और शाखा हमारा ADC में जो I2 एम्पियर धारा
प्रवाहित होती है। क्योंकि बिंदु B और D समान विभव पर हैं, क्योंकि हमारा जो है बिंदु B और D ये समान विभव पर है, इसलिए AB में वोल्टता बराबर AD में वोल्टता पात या क्या होगा I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R, ये हो जाएगा। अब कह रहा है BC में वोल्टता पात बराबर, कहने का मतलब ये है कि BC में वोल्टता पात बराबर DC में वोल्टता पात, या हम इसको लिख सकते हैं I1 इंटू Q इक्वल टू I2 इंटू S, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब समीकरण, ये समीकरण हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, 2 समीकरण हमें मिल गए हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो आइए मैं दिखा रहा हूँ I1P बटे I1Q इक्वल टू I2R बटे I2S, ये होगा। अब फिर हम इसको और इस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि P अपान Q बराबर RS, ये हो गया हमारा फार्मूला, ये हो गया मेरा एक सूत्र। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो एक हमारा जो दूसरे तरीके से होगा, या हम लिख सकते हैं R बराबर R इक्वल टू P अपान Q, ठीक है, इंटू S, यानी कि R बराबर P बटे Q गुणे S, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसे। तो ये रहा व्हीटस्टोन से। अब ये देखिए जो हमारा ये सूत्र निकला, यानी कि फार्मूला जो है ये दोनों, अब हम इसी फार्मूले को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये कैसे यूज करेंगे हम अभी तो नहीं, अभी तो इसमें और कुछ टॉपिक बचे हैं, हम इसी को बताने के बाद में फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूला को कैसे यूज हो रहा है हम इसे बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रयोग विधि, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि तो चलिए मैं बता दें आपको प्रयोग विधि इसका क्या होता है। प्रयोग कैसे करते हैं, तो प्रारंभ में गैल्वेनोमापी को प्रतिरोध RN, यानी कि प्रारंभ में गैल्वेनोमापी को प्रतिरोध RN की सहायता से शंट कर लिया जाता है। यहाँ पे RN देख रहे हैं, इसी को गैल्वेनोमापी के प्रतिरोध से हम RN की सहायता से शंट कर लिया जाता है। इसके पश्चात बैटरी स्विच, इसके पश्चात जो है बैटरी स्विच यानी कि SB को ऑन करके कुछ क्षण बाद गैल्वेनोमापी स्विच SG को ऑन कर देते हैं, यानी कि जो हमारा SG है इसको स्विच ऑफ करने के बाद कुछ क्षण के लिए हम SG को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, ऑन किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध यस को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमापी शून्य विक्षेप नहीं देता है। गैल्वेनोमापी के समांतर में लगे शंट प्रतिरोध को भी संतुलन अवस्था में अधिकतम मान पर लाया जाता है, ताकि गैल्वेनोमापी के शंट प्रभाव को निरस्त किया जा सके। अवस्था में P, Q और S के पाठ्यांक लिए जाते हैं और अनुपात सूत्र R बराबर P अपान Q इंटू S, यानी R इक्वल टू P अपान Q इंटू S, ठीक है, से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका प्रयोग अनिया बता रहा है 1 नंबर पे,
तीन भुजाओं में ज्ञात प्रतिरोध P, Q और S का मान काफी हद तक सही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है मापने के लिए प्रतिरोधन में ऊष्मा विद्युत वाहक बल प्रभाव को निरस्त करने के लिए रिसीविंग स्विच एसबी की दोनों स्थितियों में रीडिंग लेनी चाहिए। थर्ड होगा प्रयोग से पूर्व गैल्वेनोमापी को अच्छी तरह से शंट कर लेना चाहिए और संतुलन प्राप्त होने पर शंट प्रतिरोध अधिकतम करके शंट प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। फोर्थ है बैटरी स्विच, जो हमारी बैटरी स्विच एसबी है, आप देख रहे होंगे हमारे ह्यूस्टन सेट का जो डायग्राम है, एसबी को गैल्वेनोमापी स्विच से पहले बंद करना चाहिए क्योंकि तीव्र धारा परिवर्तन के कारण अज्ञात प्रतिरोध में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये रहा आपका प्रयोग में यानी कि क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए जो मैं अभी बताया हूं, यही 4 प्रकार से होनी चाहिए। अब बात इसी में आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, तो चलिए मैं यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बॉक्स क्या है। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आप इस फिगर में देखिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे होंगे। तो चलिए बता, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें ए बी, तो फिगर में देखिए आप ए बी और बी सी 2 अनुपात भुजाएं हैं। प्रत्येक अनुपात भुजा में 3 प्रतिरोध होते हैं, 10, 100 और 1000 के प्रतिरोध होते हैं। भुजा सी डी, आप फिगर में देखिए, भुजा सी डी परिवर्तनशील भुजा कहलाती है। इसमें अक्सर 1 से 5000 तक के प्रतिरोध होते हैं। चौथी भुजा हमारा ए डी, अगर हम चौथी भुजा की बात करें तो ए डी में अज्ञात प्रतिरोध आर जोड़ा जाता है। फिगर में देख लीजिए, जोड़ा जाता है। बिंदु बी और सी अंदर से क्रमशः स्विच, अब देखिए इसमें स्विच भी लगा हुआ है, नीचे डायग्राम में देखिए K1 K2 से जुड़े रहते हैं। बिंदु ए और सी के बीच बैटरी और बी और डी के बीच गैल्वेनोमापी जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा स्विच है K2 और K1 से जुड़े रहते हैं। इसके बाद में बिंदु ए और सी के बीच बैटरी और बी और डी के बीच गैल्वेनोमापी जोड़ा जाता है। ओके। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अनुपात भुजा P और Q में से निश्चित अनुपात के लिए प्लग निकाल कर उसके पश्चात परिवर्तनशील भुजा S में प्रतिरोध प्लग निकाल कर इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमापी की विक्षेप स्थिति लगभग शून्य हो जाती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति अज्ञात प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो निम्न सूत्र इसका क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ पे देख लीजिए, अज्ञात प्रतिरोध माय डियर स्टूडेंट, अज्ञात प्रतिरोध जो बराबर होगा हमारा P/Q/S, यानी कि R बराबर P/Q गुणे S, ये हमारा होता है अज्ञात प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन सेतु का ये रहा कार्यप्रणाली, प्रयोग विधि, सावधानियां और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सारी चीजें व्हीटस्टोन सेतु के अंतर्गत था। अब मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किरचॉफ के नियम। आपने बहुत किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ का नियम क्या है, इसकी अवस्था क्या क्या होती है, चलिए मैं इनका के नियम फॉलो होते हैं। किरचॉफ के नियम,
तो मैं आपको बता दूं किरचॉफ का नियम क्या है। अब तक ओह के नियम से विद्युत परपथों में धारा व प्रतिरोध ज्ञात करने का अभ्यास किया, परंतु कुछ विशेष परपथों में धारा के मान तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात करना कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में किरचॉफ के नियम लागू किया जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम यानी फर्स्ट लॉ, इस नियम को बिंदु नियम या धारा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परपथ में किसी संदबिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, या किसी संदबिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। तो बिंदु ओ, यहाँ पे देख रहे हैं कि बिंदु ओ, ये हमारा जो बिंदु ओ है की ओर प्रवाहित हो रही तथा अन्य धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 बिंदु ओ से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 ये होगा, ठीक है। अब योग अर्थात बीजीय योग यानी कि हमारे जो धारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ये प्रथम नियम यानी कि इस प्रथम नियम के अनुसार अब देखिए, अर्थात ये बीजीय योग बराबर शून्य यानी कि I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, ये बीजीय योग के बराबर शून्य होता है। और या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या क्या होगा ये सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी कि हम इस टाइप से किरचॉफ का प्रथम नियम अनुसार बीजीय योग बराबर शून्य होता है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये रहा आपका किरचॉफ का फर्स्ट नियम। अब बात आ रही है कि सेकंड नियम क्या है, तो मैं सेकंड नियम के अनुसार मैं सेकंड नियम आपको बता दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सेकंड नियम के बारे में बताने जा रहा हूं, फिर चलिए स्टार्ट करता हूं। सेकंड नियम क्या होता है, ये नियम क्या है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसे मेष या वोल्टा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परपथ में सारे लगाए हुए वोल्टाओं का योग व विभिन्न प्रतिरोधों में वोल्टापात का बीजीय योग शून्य होता है, यानी कि क्या होता है, बीजीय योग शून्य होता है। अब देखिए, मैं डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा डायग्राम रहा द्वितीय नियम किरचॉफ का। तो इस डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चित्र, ये जो डायग्राम है आपका, जो चित्र देख रहे हैं, इसमें 3 बंद परपथ बन सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका होगा ABCD, क्या होगा, यानी कि 3 जो बंद परपथ बन सकते हैं वो हमारा है ABCD, ये ABCD ये। और हमारा जो सेकंड हो जाएगा B पे चलते हैं। मैं आपको चित्र पे बता रहा हूँ कि इसमें 3 बंद परपथ बन सकते हैं। कौन कौन सा, ABCD, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा होगा BEFC और B, ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तो AEFD, ये हमारा तीसरा बंद परपथ हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट। तो हमारा जो फर्स्ट बंद परपथ होगा, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ABCD, ये जो बंद परपथ होगा, तो ये यानी कि हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू E1। अब हमारा द्वितीय जो है, दूसरा सेकंड टॉपिक है BEFCB।
तो बी एफ सी बी की बात करें तो ये बनना है हमारा मान। और हमारा जो थर्ड बनना है, तो थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड हमारा देखिए, थर्ड हमारा ए ई एफ डी ए, तो इसका जो बनेगा माइनस E2 माइनस I2 R3 माइनस I1 प्लस I2 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। ये हमारे